श्रीमती मीना सुरेंद्र कुमार जैन का जन्म 21 नवंबर 1962 को दुर्ग, छत्तीसगढ़ में हुआ। इन्होंने बीए तक की शिक्षा ग्रहण की। इनका विवाह सुरेंद्र कुमार हीरालाल जी बाकलीवाल संग 25 फरवरी 1984 को हुआ। विगत 25 वर्षों से फन एंड फैशन नामक हॉबी क्लासेस का संचालन वे सफलतापूर्वक कर रही हैं। इसके तहत 140 तरह की विद्याओं का प्रशिक्षण देकर किसी भी महिला को सफल गृहिणी बनाने में वे अपना सहयोग दे रही हैं। साथ ही वर्तमान में दैनिक भास्कर ग्रुप के वुमन भास्कर क्लब की विगत 3 वर्षों से लगातार वे अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हैं। इस दौरान विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाओं को एक छत के नीचे लाकर वुमन भास्कर क्लब से जोड़कर उन्होंने कार्य करने हेतु प्रेरित किया है। पूर्व में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दुर्ग की मानद सचिव के पद पर कार्य करते हुए विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने संपादित किया। इनकी सामाजिक कार्यों को करने में विशेष रुचि है। नमस्कार, मैं विजय कुमार तेरवाले नागपुर से। आज हम मीना जी जैन के साथ मिथुन राशि पर चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मीना जैन। आज हम मिथुन राशि के ऊपर काफी डिटेल में जो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, उस पर चर्चा करके लोगों का शंका समाधान कर रहे हैं। हाँ, मीना जी, मिथुन राशि का नाम तो आपने सुना होगा ना? हाँ, सुना तो है, पर ये नहीं समझ पाते हैं कि मिथुन राशि कौन से नंबर पे आती है और इसकी पहचान क्या है। देखो, मिथुन राशि का नंबर ज्योतिष ज्ञान में 30 नंबर की राशि आती है। अच्छा अच्छा। किसी की भी आप जन्मत पत्रिका देखोगे, हाँ। उसमें अगर चंद्रमा 3 नंबर की राशि में लिखा हुआ मिलेगा, हाँ। तो आपने समझ लेना चाहिए कि उनकी जो जन्म राशि है वो मिथुन है। ये सबके साथ हो सकता है? सबके साथ, जहाँ चंद्रमा 3 नंबर में लिखा है, हाँ। तो उसकी राशि मिथुन है। अरे वाह। और इसके राशियों के भी कुछ क्षेत्र वगैरह होते हैं? हाँ, मिथुन राशि का अपना क्षेत्र है ना। जैसे अपना घर होता है, वैसे इनका भी अपना क्षेत्र है। 60 डिग्री से 90 डिग्री का जो क्षेत्र है, वो मिथुन राशि का क्षेत्र कहलाता है। क्या बात। और इसका तत्व भी होता है? हाँ, मिथुन राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है। अच्छा, मतलब जो वायु तत्व वाले माने जाते हैं उन्हें हम मिथुन राशि में पहचान सकते हैं। हाँ, वायु तत्व में 3 राशि आती है। अच्छा। मिथुन भी आती है, तुला राशि भी आती है और कुंभ राशि भी आती है। अच्छा। पर मिथुन राशि वायु तत्व में द्विस्वभाव वाली राशि है। मिथुन द्विस्वभाव का मतलब? यानी अनस्टेबल। अच्छा। ऐसे लोग कोई फैसला नहीं कर पाते, हाँ ना में रहते हैं, जिनको कंफ्यूज कहते हैं। कंफ्यूज कहते हैं। तो फिर इनके लिए क्या पहचान है मिथुन राशि वालों की? ये एक साथ 2-3 काम चालू कर देते हैं और एक जगह पूरा ध्यान नहीं रख पाने से इनको सफलता डिले मिलती है पर डिले मिलती है। मतलब आपके हिसाब से इनके लिए हमेशा कोई ना कोई मार्गदर्शन वाला होना चाहिए और सपोर्टिंग होना चाहिए। हाँ, इनको बॉस की हमेशा जरूरत रहती है, जो उनको नॉलेज दे। ये अच्छे दौड़ने वाले घोड़े रहते हैं, पर इनको घुड़सवार चाहिए। अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसे लोगों को ज्योतिष में इंटरेस्ट रहता है। अच्छा। लिखने का इनको शौक रहेगा, पढ़ने का शौक रहेगा, नई जानकारी लेने का शौक रहेगा, व्यवहार कुशल रहेंगे। अच्छा, मतलब खोजबीन करने वाले भी हो सकते हैं। और लोगों से व्यवहार में अच्छा व्यवहार करेंगे। व्यापार में इनका इंटरेस्ट रहेगा। अच्छा। एक साथ ही 2-3 काम करेंगे। अगर मान लो किसी फीमेल की मिथुन राशि है, हाँ, तो वो गृहिणी रहने के साथ साथ कोई काम करेगी, नौकरी करे। अच्छा। या अपना व्यापार करे। अच्छा। वो नहीं करेंगी तो वो ब्याज की कमाने का धंधा करेगी। अच्छा। या किराए से अपने मकान का कुछ भाग वो किराए को उठा देगी। अच्छा, मतलब जैसे कि हम कई महिलाओं को देखते हैं और हम सोचते हैं कि कितनी मेहनती कई क्षेत्रों में काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी राशि उस पर डिपेंड है। हाँ, वो राशि का ही असर है। अच्छा, जो वो इतनी ऑलराउंडर होती है। बहुत बढ़िया। यानी वो 2-3 चीज वो एक साथ करती है। अच्छा। इसमें लॉस क्या होता है कि इनका धन और ताकत बढ़ जाती है। अच्छा,
सिंह राशि वालों में क्या रहता है, सिंह का स्वभाव जब वो अपने शिकार पे हमला करता है तो पूरी ताकत एक जगह लगाता है। अच्छा। और मिथुन राशि वाले जो है ये डिवीजन में हो जाते हैं। अच्छा। इनके पास जैसे 100 रुपया है हाँ। और उनको एक चीज लेना जो 95 की आ रही है, हाँ। आराम से ले सकते हैं, पर ये नहीं लेंगे। ये 50 एक तरफ लगाएंगे, 50 एक तरफ लगाएंगे, दोनों के चक्कर में एक भी नहीं मिलती। अच्छा, ये लॉस है इनका। हाँ, यानी इनको सफलता मिलती है पर डिले मिलती है। और इनका स्वामी? इनका स्वामी बुध है। अच्छा। और बुध का अगर हम कंट्रोल देखेंगे तो परिवार में बहन पर है। अच्छा। और बहन कितनी होती मालूम है? 2, एक स्वयं की बहन, दूसरी जीवन साथी की बहन। मतलब राशियों में भी बहन भाई और ये सब डिपेंडेंट पूरा परिवार स्वामी रहेगा, पे। समाज रहेगा, हर चीज रहेगी। तो जो हम ये कहते हैं कि वो अपनी बहन की बहुत सुनता है, तो शायद कहीं उसके ऊपर बुध उसका का भी प्रभाव। असर रहता है ना, उसकी बिना क्या। और कई लोग कहते हैं बहनों की आपस में नहीं पट रही भाइयों की, वो तो इसका मतलब बुध का मतलब हर भाई बहन ने ये सोचना चाहिए कि इसमें कहीं हमारे ग्रह दोष है। हाँ, है ना? दोष नहीं है, ग्रह का संबंध है। हाँ, जैसे खट्टा मीठा मतलब जीवन उपाय, होता है। हाँ, या तो फिर इस चीज का उपाय किया जाए। हाँ। अब आपसे जानकारी लेके इस चीज को आगे हम सुधार सकते हैं। बिल्कुल, जैसे है मिथुन ना? राशि है ना, इनकी दिशा है पक्षी। अच्छा। जो मिथुन वाले हैं उनको अगर दिशा से लाभ लेना है तो उन्होंने प्रतिदिन अगर पश्चिम दिशा को रमन करेंगे अच्छा। तो उनको सफलता मिलना उसी दिन से चालू हो जाएगी। क्या बात है, आप तो छोटे छोटे उपाय से तरक्की के रास्ते बताते हैं। अच्छा, नमन करने का मतलब क्या हो गया? अहंकार को खत्म करना। अच्छा। झुकता कौन है? जो जिंदा है। अच्छा। निर्जीव शरीर अकड़ा हुआ रहता है ना, हाँ, सही तो बात। कोई आदमी अगर झुक रहा है यानी उसका अहंकार कम हो रहा है। हाँ, कहते भी हैं कि जो नम्र है वो झुक के सब कुछ पा लेता है। जो पेड़ में फल लगे वो झुका हुआ झुका हुआ रहता है। बहुत अच्छी आप ये बात। देखो कि जितने भी बड़े लोग मिलेंगे ये मक्खन के समान नरम होते हैं। ये इनकी एक पहचान है बड़े लोगों की। जितना वो नम्र रहेंगे उतने ही वो आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ, ये तो चीज हमने भी महसूस की है सामाजिक दायरे में। जब पर देखते इनको हैं। रहना पड़ता है नारियल के समान, ऊपर से कठोर और अंदर से नरम। शायद वो तालमेल बैठाने के लिए भी जरूरी है सामाजिक और पारिवारिक जीवन में। नारियल वही ज्ञान दे रहा है ना हाँ। कि ऊपर से एकदम कठोर दिखो और अंदर से एकदम नरम रहो। इनके जैसा कि हमने कहीं सुना था कि ये राशियों के भी धन स्थान होते हैं। हाँ। तो मिथुन राशि का धन स्थान बताएंगे? मिथुन राशि का धन स्थान जो है वो कर्क राशि में आता है और उसका जो क्षेत्र है वो 90 से 120 अंशों का रहता है। अब जिनको धन चाहिए मिथुन वाले को, उन्होंने कर्क राशि का कॉइन आता है तांबे का, वो अपने पर्स कैश बॉक्स में रखे, धीरे धीरे उसके बाद धन बढ़ना चालू होगा। और साल भर के अंदर जब उनको अनुभव आ जाएगा कि सही में धन बढ़ रहा है तो उन्होंने 1-1.5 साल के बाद मिथुन राशि का चांदी का सिक्का रखना चाहिए। अच्छा। पहला कॉपर का, क्यों कि कॉपर एनर्जी को खींचता है। अच्छा। दूसरा चांदी का, चांदी जल से शुद्ध होती है तो उन्होंने रोज उसको शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। साल 1.5 साल में उनको लगेगा काफी धन आ रहा है, फिर उन्होंने मिथुन राशि का सोने का कॉइन लेना चाहिए। क्या बात है, मतलब एक छोटे से सिक्के से आप सोने तक आ सकते सोने तक आ सकते हैं। और सोना जो है हवा से शुद्ध होता है। अच्छा। अगर मिथुन राशि वाले के पास उसके धन स्थान की राशि कर्क का सोने का कॉइन उसके कैश बॉक्स या तिजोरी में है, जब वो तिजोरी या कैश बॉक्स खोलेगा तो हवा लगेगी। जैसे हवा लगी वहां चार्ज होगा सिक्का और उसके बाद धन आ जाएगा। कहीं भी अगर उसको पेमेंट देना रहेगा तो कहीं ना कहीं से धन आ जाएगा। क्या बात। सोना हवा से शुद्ध होता है। ये तो हमने आपसे पहली बार जाना कि सोने का सिक्का हवा से शुद्ध होता है। और ये और इसका स्वामी का जो राशि है उसका पराक्रम स्थान। पराक्रम में हम जाएंगे, पर जैसे धन स्थान पे अगर देखेंगे ना तो धन स्थान की राशि कर्क है और कर्क राशि का तत्व है जल। जो मिथुन राशि वाला अपना धन बढ़ाना चाहता है उन्होंने अपने क्षेत्र में प्राणियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहिए। तो मुझे
मैंने पहले से बहुत जगह देखी और आज भी देखती हूँ कि लोग प्याऊ खुलवाते हैं, हाँ, पानी पिलाते हैं, हाँ, स्टेशनों पे देखा है। हाँ, तो शायद उसमें कहीं ना कहीं ये भावना होती है। हाँ। मिथुन राशि का जो धन है ना वो कर्क राशि में है, और कर्क राशि का जो तत्व है वो है जल तत्व है, और उसका स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा भी जल तत्व वाला ग्रह है। तो मिथुन राशि वाले अपने क्षेत्र में, गांव में, शहर में कुएं खुदवाया, तालाब खुदवाया, लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था करे, या किसी के यहाँ पानी से नुकसान हो रहा है, हाँ, उनका छप्पर वगैरह सुधार दे, किसको रेन कोट दे दे, हाँ, हाँ। तो उसके पास भी धन आना चालू हो जाएगा। मतलब ये जो पहले के लोग कहते थे कि पानी पिलाओ पुण्य का काम है, तो वो कहीं ना कहीं जाके जुड़ता है अपने भाग्य उदय में। अगर राशि मिथुन है जब, तो सोने में सुहागा है। लेकिन अगर देखिए, हर कोई तो ये जानता नहीं है कि मेरा कर्क स्थान या मेरा भाग्य स्थान में क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो जाके अपने भाग्य को छूता है ना। फिर मिथुन राशि का निशानी क्या मालूम है आपको? मिथुन राशि की निशानी मनुष्य योनि में नर और मादा। हाँ, और हमारा जन्म कहाँ से हुआ है? नर और मादा के यानी मम्मी पापा से हाँ, हुआ है ना। जिनको तरक्की करना है जीवन में, उन्होंने प्रतिदिन अपने माता पिता को नमन करना चाहिए, क्योंकि उनका यहाँ पे जन्म हुआ है मम्मी पापा से। अच्छा, अच्छा। और जिनके माता पिता पृथ्वी पे नहीं है, हाँ, उन्होंने सूर्य उदय और सूर्य अस्त को नमस्कार करना चाहिए। सूर्य उदय यानी उषा काल में क्या होता है, अंधेरा और उजाला मिला हुआ रहता है। अच्छा, उषा काल में उजाला आ रहा है और अंधेरा जा रहा है। उजाला जो है वो पुरुष है, अच्छा, अंधेरा जो है वो स्त्री है। और संध्या काल में अंधेरा आ रहा है, उजाला जा रहा है। अच्छा, तो वहां अंधेरा स्त्री है और उजाला जो है वो पुरुष है। तो मिलन रहता है स्त्री और पुरुष का। मिथुन राशि जो है ना, जैसे शिव पार्वती है, हाँ, लक्ष्मी नारायण है। अगर भगवान को आकार में मानते हैं तो इन्होंने शिव पार्वती है, लक्ष्मी नारायण है, राधा कृष्ण है, इनको नमन कर सकते हैं। और जो निराकार में जाना चाहते हैं वो सनराइज सनसेट को नमस्कार कर सकते हैं। मतलब आपकी ये ज्योतिषी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बचपन से सिखाया, सूर्योदय के पहले उठो, नमस्कार करो, सूर्यास्त हो रहा है तो प्रार्थना करो, तो ये कहीं ना कहीं सारी बातें जुड़ के जो घूम रही है, तो ये कहीं ना कहीं ज्योतिषी से जुड़ा हुआ हिस्सा है, जो बुजुर्गों ने बचपन में हम लोग को सिखाया है ना। बहुत बढ़िया बात बताई आपने। में और इनका पराक्रम, मिथुन राशि वाले का पराक्रम स्थान आता है सिंह राशि में। और सिंह राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। अग्नि का स्वभाव क्या है, नीचे से ऊपर। हम कहीं भी अग्नि जलाएंगे तो वो नीचे से ऊपर जाएगी। तो मिथुन जातक अगर अपने पराक्रम में सफल होना चाहता है तो उन्होंने अग्नि को अपना हिस्सा देना चाहिए। हिस्सा देने से मतलब जैसे वो अपने घर में जो खाना बना रहा है ना, हाँ, तो किसके सहयोग से बना रहा है? अग्नि की सहयोग से खाना हाँ, बनता तो है। जो खाना उससे बनाया, अग्नि की भागीदारी से बनाया ना, हाँ, तो खाने का थोड़ा सा उस अग्नि को तो दे। अच्छा, वो महाराज जी लोग मैंने देखा रसोई बनाते हैं तो एक नारियल और शक्कर पहले वो अग्नि को चढ़ाते हैं कि अग्नि फलदायी हो। हमने तो ये सुना था कि इससे रसोई में परिपूर्णता रहती है, अनाज कमी नहीं आती है, खाना जो बनता तो है। वो हिस्सा है ना, पार्टनरशिप है, भागीदारी है ना। अच्छा, आपने अग्नि के सहयोग से अपना खाना बनाया है ना, इसलिए उसको पहले हिस्सा दे दीजिए। हाँ, उसका शेयर ताकि तो पार्टनरशिप में बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप में झंझट ना हो और बिजनेस सफल हो, है ना। और अग्नि के भी रूप 3 होते हैं। हाँ, 3 रूप की अग्नि होती है। जैसे जैसे पहली अग्नि वो है जो हमको दिखाई दे रही है। अच्छा, अच्छा, जिस अग्नि से हमने हमारा खाना बनाया है हाँ, ना, वो पहली अग्नि है, तो उसको उसका हिस्सा देना चाहिए। अच्छा, अगर मिथुन जातक अपने पराक्रम में सफल होना चाहता है। अच्छा, अच्छा, दूसरी अग्नि है पेट की आग। अच्छा, हर आदमी के पेट में अंगार है ना, तो उन्होंने भूखे आदमी को अपनी इच्छा शक्ति से कुछ न कुछ खाने की व्यवस्था करना चाहिए, जिसे हम भोजन दान कहते हैं, अन्नदान। दान देने की जगह उन्होंने उनको कमा के खाने लायक बना देना चाहिए। हाँ, वो ज्यादा अच्छा है, हाँ। जिससे सामने वाले का
मतलब अहंमान भी बना बना रहे रहे और वो भिखारी ना रहे, भिखारी ना रहे। स्वाभिमान से हाँ। अपनी मेहनत की रोटी कमा के खा सके, बहुत उसके बढ़िया। पेट में जो आग है ना वो बुझ सके। अच्छा। और मिथुन राशि का जातक अपने जीवन में ऊंचाई पे आना चाहता है पराक्रम में, तो उसने तीसरी आग को भी समझना चाहिए। और तीसरी अग्नि है पेट के नीचे सेक्स की। अच्छा। वो अग्नि का तीसरा रूप है। अच्छा। ऐसे व्यक्ति ने अनजान कन्या का विवाह अपने खर्चे से करा देना चाहिए, गरीब कन्या का, जिससे वो पब्लिक लाइफ में आने से बच जाए और उसका ग्रस्त जीवन सुधर जाए। यह अग्नि का तीसरा रूप है। अगर कोई गरीब की कन्या है और वो विवाह नहीं कर पा रहा है, तो जिनको अपने जीवन में तरक्की लेना है, अपने पूर्वजों का कर्जा उतारना है, माँ के दूध की इज्जत बढ़ाना है, उन्होंने अपने खर्चे से अनजान कन्या का विवाह करा देना चाहिए, जिनसे उनका कोई लेन देन नहीं है। तो वो अग्नि का ये तीसरा रूप है। उसका सेक्स ऑफिशियल हो गया ना, ग्रस्त जीवन में जब वो प्रवेश हो गई, तो अग्नि का तीसरा रूप उसको जीवन की लंबी ऊंचाई पे ले जाएगा। वाह, क्या बात है। मतलब एक कन्या का विवाह भी हो गया। हाँ। और अपना भाग्य प्रबल भी हो गया। हाँ, और इसका स्वामी है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। पराक्रम स्थान की जो राशि है मिथुन राशि, ये पराक्रम स्थान की राशि सिंह है, और सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सूर्य का कंट्रोल परिवार में पिता पर है, और पिता दो होते हैं, एक खुद के पिता, दूसरे जीवन साथी के पिता। तो मिथुन जातक ने अपने पराक्रम में सफलता पाने के लिए अपने पिता और जीवन साथी के पिता का अपमान जीवन के किसी भी क्षण नहीं करना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से हमें अपने रिश्तेदारों के ऑनर करना चाहिए। पराक्रम में अगर आपको सफल होना है तो आप अपने पिता का और जीवन साथी के पिता का ऑनर करो, और देखो कि आपको सफलता मिल रही है क्या नहीं। मतलब आपका ज्योतिषी, रिश्तेदारी, सामाजिक, व्यवहारिक, हाँ। ये सारी चीजों से जुड़ करके आप जो इतनी डिटेल में हमें जानकारी दे रहे हैं, ऐसी जानकारी खैर हमने तो अभी तक पाई नहीं और न सुनी। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि आज आपके साथ बैठ के ऐसे कुछ सीख रही हूँ और जान रही हूँ। तो मिथुन राशि का जातक अगर अपने पराक्रम में सफलता चाहता है, तो वो अपने पिताजी का और जीवन साथी के पिता का ऑनर करेगा, तो वो देखेगा कि उसको कैसी सफलता मिल रही है। और जिनके पिता पृथ्वी पे नहीं है, वो उनकी स्मृति में अपने क्षेत्र में राशि धाम की घड़ी उपहार में दे सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र को। अच्छा, वो सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत आ गई है। हाँ, यानी अगर पृथ्वी पे उनके पिताजी नहीं है, या जीवन साथी के पिताजी नहीं है, तो वो उनकी स्मृति में अपने क्षेत्र के किसी भी स्कूल में, अस्पताल में, सामाजिक क्षेत्र, जो संस्कृति भवन में राशि धाम की घड़ी अगर उपहार में देते हैं, तो भी उनको सफलता मिलना चालू होगी। आपकी राशि धाम की जो घड़ी के बारे में बता रहे हैं, तो इसके बारे में आप दो बताइए। हाँ, राशि धाम की घड़ी में 12 राशियां अपने अपने स्थानों पर है। अच्छा। उसमें सभी राशियों के दर्शन हो जाते हैं, और जो ग्रह घूम रहे हैं, सृष्टि का निर्माता ग्रहों से पूरी सृष्टि को कंट्रोल करता है, वो वही 12 राशियों में घूम रहे हैं। राशि धाम की घड़ी में आप देखोगे तो सभी राशियां मिलेगी, और जीवन में सबसे बलवान है समय। राशि धाम की घड़ी समय को बता रही है, और वहाँ अगर आप उसको उसमें अपनी राशि को देखकर नमन करते हो, तो आपको सफलता मिलने में एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। बहुत बढ़िया है। इसका सुख, हाँ, मिथुन राशि का सुख स्थान की राशि है कन्या, और सुख स्थान जो है उसको माँ का स्थान भी कहते हैं। अच्छा। माँ का स्थान भी है, और वही स्थान ससुर जी का भी स्थान कहलाता है। एक ही घर में माँ और ससुर। हाँ। तो कन्या राशि है, जिनको पारिवारिक सुख होना, माँ का सुख होना, ससुर का सुख होना। कन्या राशि का तत्व है पृथ्वी। कन्या राशि का तत्व पृथ्वी। अच्छा। अस्थायी तत्व है पृथ्वी। तो जो आदमी
अपनी माँ का सुख चाहता है, ससुर से सुख चाहता है, अपने क्षेत्र का सुख चाहता है, अपने समाज से सुख चाहता है, अपने राष्ट्र का सुख चाहता है, उसने प्रतिदिन अपने अंडर गारमेंट स्वयं साफ करना चाहिए। नहाने के बाद अगर वो अपने अंडर गारमेंट स्वयं धोना लगेगा तो देखेगा 1 महीने में उसके यहाँ पारिवारिक सुख में बहुत सुंदर परिवर्तन हो रहा है। तो स्वयं जब करेगा, मतलब आपका ज्योतिषी साफ सफाई पे भी ध्यान देता है, स्वयं की अगर राशि से जुड़ी हुई अगर कोई बात है। मनुष्य होने के प्राणी का पहला काम है ना, अपनी बॉडी को स्वयं साफ रखो। जब उसकी बॉडी को कोई दूसरा आदमी अगर साफ कर रहा है तो वो बीमार हो गया ना। हाँ। निरोगी रहने का पहला ही रूल है कि अपनी बॉडी को स्वयं साफ करो। उसी प्रकार अपने अंडर गारमेंट्स अगर वो व्यक्ति स्वयं साफ करता है तो उसको मानसिक आंतरिक पूरा सुख मिलेगा। जो वो अनुभव करेगा तब उसको धीरे धीरे ये समझ में आएगा। और इसमें कर्ज और रोग भी कहीं जुड़ते हैं। हाँ, इसका 5वां स्थान आता है संतान स्थान। अच्छा अच्छा। बुद्धि स्थान। अच्छा अच्छा। वो राशि आती है तुला। अच्छा। तुला राशि की दिशा है पश्चिम। जिनको संतान सुख नहीं है उन्होंने पश्चिम दिशा को नमन करना चाहिए। अच्छा। और उसका स्वामी है शुक्र। जिनको संतान से समाधान नहीं है उन्होंने शुक्र को समझना चाहिए कि शुक्र का तत्व है जो है वो है जल, और शुक्र है सुबह और शाम का तारा। सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद आकाश में चमकता हुआ तारा दिखता है, वो शुक्र है। अच्छा। और शुक्र को ही विधाता ने प्रत्येक योनि को आगे बढ़ाने का अधिकार दिया है। बिना शुक्र के कोई भी योनि आगे नहीं बढ़ सकती। मतलब जिसकी भी कुंडली होगी और उसमें अगर संतान सुख है तो वो शुक्र का ही प्रभाव है या आशीर्वाद है। अच्छा। जिनको संतान सुख नहीं है हाँ जी। ऐसे लोगों ने सोचना चाहिए कि उन पे किसी न किसी जन्म का दूध का कर्जा है। अच्छा। जब किसी भी स्त्री को, गाय को, बकरी को, शेरनी को, ऊँटनी को नया जीवन आता है तब उनके स्तन में दूध आता है। हाँ, नेचुरल है ये। हाँ, तो ये दिया किसने? नए जीवन के साथ। जिनको संतान सुख नहीं है यानी उनके स्तन में दूध नहीं आ रहा है, या जिनकी संतान उनके विरोध में जा रही है, तो उन्होंने जिन बच्चों को अपना दूध पिलाया है उनके दूध का अपमान हो रहा है। तो दूध का अपमान होना यानी उस परिवार में उस स्त्री पर पिछले कई जन्मों का दूध का कर्जा है। इससे बच्चों की क्या तरक्की पे भी प्रभाव हर पड़ता चीज है? में उनके स्वभाव में फर्क आएगा, विचारों में फर्क आएगा। दूध का कर्जा तो दूध से ज्यादा है। हाँ। जिनको संतान सुख नहीं है उन्होंने अपने दूध का कर्जा उतारना आज से शुरू कर देना चाहिए। दूध का कर्जा कैसे उतरेगा? जिससे हम पैदा हुए तो माँ का दूध पिए। हाँ। कच्चा दूध। हाँ। तो कच्चा दूध चम्मच भर, आधा चम्मच सुबह और शाम किसी भी पेड़ की जड़ में डाले, चाहे तुलसी में डाले, नीम में डाले, पीपल में डाले, 1 साल तक वो कर ले। शुक्र जो है 1 साल में पूरी राशियों की परिक्रमा कर लेता है। उनका जैसे जैसे दूध का कर्जा कम होने लगेगा उनको संतान सुख मिलने लगेगा। भाई ये तो बहुत ही छोटा सा उपाय है कि इतना सा दूध आपको पेड़ में डालना है। कच्चा दूध, नियम से। अच्छा, ये दोनों टाइम डालना है? दोनों समय से, क्योंकि वो सुबह और शाम का तारा है और उसी के पास अधिकार सुपर पावर ने दिया है प्राणी को संतान सुख देने का। जिसको भी संतान नहीं है या होने के बाद जिनको संतान से सुख नहीं मिल पा रहा है उन्होंने समझ लेना चाहिए कि उनके ऊपर पिछले कई जन्मों का दूध का कर्जा है। हाँ, जैसे हम देखते हैं इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने बच्चे एजुकेटेड हैं, पर कई लोग ले जाके माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। हाँ, तो ये क्या दूध का कर्जा है? हाँ, जिससे उन्हें ये परिणाम मिल रहा है। हाँ, कि जिन बच्चों को उन्होंने दूध पिला के बड़ा किया है वो उनके दूध को ऑनर क्यों नहीं कर रहे?
मतलब उन्हें कहीं ना कहीं अपने इस परिस्थिति के लिए वो खुद दोषी हैं। हाँ, दूसरा कभी नहीं रहता दोषी, खुद ही दोषी। नहीं, पर अक्सर हम कहते तो ऐसा ही है कि देखो उसका बेटा ऐसा है, उसको साथ नहीं दे रहा है, माँ बाप नहीं, को नहीं, छोड़ नहीं, आया। हम ज्योतिष ज्ञान से ये बताना चाहते हैं, माँ बाप ने अपने अंदर झांकना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारे कर्म भी दोषी हैं। हाँ, और मनुष्य जन्म में पिछले लाखों करोड़ों जन्मों के फल है। मतलब इस बात को आप मानते हैं हाँ, कि मनुष्य जन्म जो आया है वो घूम फिर के कई योनियों में होता हुआ आया हाँ, है। लाखों करोड़ों योनियों से पास होने के बाद यहाँ आया है, और इसी जन्म में पूर्व जन्मों के अगर अच्छे कर्म है तो अच्छे फल मिलेंगे, अगर हमारे पे नेगेटिव है तो वो फल मिलेंगे। मतलब मनुष्य जन्म सबसे दुर्लभ है। हाँ। चाहे तो सवार लीजिए, चाहे तो बिगाड़ लीजिए। तो जिनको संतान सुख नहीं है ना, हाँ। वो लोग अगर चाहे तो संतान सुख, दूध का कर्जा अपना कम करके खत्म कर सकते हैं, और जो उनको अनुभव आएगा ना मीना जी, वही राइट है। और इसमें खर्चा क्या लग रहा है? सही बात है। अगर कोई कहे कि हम दूध का खर्चा नहीं कर सकते, तो वो अपनी चाय पीना कम कर दे। हाँ, 1 चम्मच, आधा चम्मच बचाना है हमको, और किसी भी पेड़ की जड़ में डाल दे और स्वयं अनुभव करे। हाँ भाई, जब हम हजारों खर्चा करके जो सुख नहीं पाए, अगर 1 चम्मच दूध से अगर वो चीज हमारे लिए फायदा दे सकती है, तो मेरे ख्याल से हर माता पिता इस काम को पहले कर लेना चाहिए। अगर वो बुद्धिमान है। नहीं, मुझे विश्वास है कि आपकी ये बातें सुन के जब 4 लोग सुनेंगे तो 4 से 4, 4 से 1000, तो मेरे ख्याल से सब माँ बाप तो ये काम पहले करने लगेंगे। करेंगे, जब भी तो उनको दूध की वैल्यू समझ में आएंगी, और संतान को भी दूध का महत्व समझ में आएगा कि भाई हमने हमारी माँ का दूध पिया है। और इसमें एक और राज की बात है, जिनका जन्म जिस दिन हुआ है, हाँ, मान लो किसी का जन्म मंगलवार को हुआ है, हाँ, तो उन्होंने मंगलवार को नशा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये नशे से भी जुड़ गया। हाँ भाई, पैदा होने के साथ उन्होंने सबसे पहले क्या किया? अपनी माँ का दूध। हाँ। तो अगर वो मंगलवार को अगर शराब पी रहा है तो अपनी माँ के दूध का अपमान कर रहा है। वो चाहे तो चाय कॉफी पी सकता है, कारण उसमें दूध है। शराब में दूध नहीं है ना। हाँ, जो पैदा होने के साथ जिसने शराब पिया है, पहले डोज अगर उसने दारू की पिया है, तो उसको अलग है। ऐसा तो मैंने आज तक कहीं सुना नहीं। कोई रहा होगा तो उसका अपवाद है ना, कि भाई अगर उसने पहला घूंट अगर मान लो नशे का किया होगा, कि भाई हमारे यहाँ पहला दूध बाद में पिलाते हैं, पहले नशा कराते हैं, तो उसको अलग हुआ। और जिसने पहला अपनी माँ का दूध पिया है, तो उसने उस दिन तो कम से कम नशा नहीं करना चाहिए। बाकी कर सकते, पर 6 दिन तो कर लो, पर 1 दिन तो छोड़ो ना, कि मंगलवार हमारे जन्मदिन है तो हम कम से कम आज के दिन नहीं करना। हाँ, क्योंकि आज हमारी शुरुआत माँ के दूध से हुई है ना। अच्छा। जो उस दिन अगर नशा करता, शराब पीता है, तो अपनी माँ के दूध का अपमान। मतलब जन्मदिन, तारीख और महीना और साल, ये हर समय जैसे हर मंगलवार को ये चीज इफेक्ट डालती है। मंगलवार आया, हाँ, मतलब उसको जन्मदिन आया ना। हाँ, तो उसने ये सोचना चाहिए कि मैं आज तो नशा नहीं करूँगा। मतलब जैसे हम साल में 1 दिन अपना जन्मदिन मनाते हैं, यहाँ सप्ताह में 1 दिन, यहाँ सप्ताह में मनाना चाहिए। दिखावा करना क्या है? नहीं दिखावा, बस ये कि भैया मेरे को आज नशे से दूर रहना, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। हाँ। तो उतना भी करेगा तो उसको काफी फर्क। हाँ, अगर उसकी सोच सुधर जाए तो हर मंगलवार उनका जन्मदिन होगा। हाँ, क्यों नहीं? भैया आप तारीख से मनाते हो और कहते क्या हो? जन्मदिन है। जन्मदिन है, हाँ। एक्चुअल जन्मदिन तो मंगलवार है ना, और आप तारीख से अपना जन्मदिन मना रहे हो और कहते हो जन्मदिन है। कौन है? जन्म तारीख है या जन्म तिथि है? अच्छा। दिन तो मंगलवार ही आएगा। दिन तो मंगलवार ही आएगा। आप तारीख से मना रहे हो, दिन की चर्चा कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सुधार जरूर होना चाहिए। अगर आप जन्मदिन मना रहे हो तो भैया दिन का नाम कौन सा है? हाँ, जबकि होता ये है कि मतलब बुरा मत, मैं खुद कहूंगी कि जैसे मेरा जन्म 19 नवंबर का है, हाँ। पर मुझे ये नहीं पता है कि किस कौन सा दिन है। मैं ये चीज आज जरूर देखूंगी। तारीख पे जा रहे हो और कहते क्या है? जन्मदिन है। मेरे ख्याल से
75% लोग ऐसा ही जानते हो। 90% क्यों? 90% मतलब मैं ही नहीं हूँ। नहीं, आप लोगों की मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी। और अच्छा, दूसरी बात एक बताए, गृहस्थ जीवन में पिता की जानकारी कौन दे रहा है? माता। माँ ने बताई उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति पिता मानता है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, कोई भी कर्म करता हो, किसी भी राष्ट्र का नागरिक हो, अपने पिता को किन के द्वारा मान रहा है? माँ के द्वारा। माँ ने जिसको बताई उस व्यक्ति को माँ पे विश्वास करके पिता मान रहा है ना, कि कोई अलग प्रूफ मान रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसा कभी सुना नहीं कि किसी बच्चे ने माँ से कहा हो कि मुझे प्रूफ दो ये मेरा पिता है। मैंने तो ऐसा नहीं सुना। ना। उसी प्रकार जो आज को मान रहा है कि आज मंगलवार है, किसी भी धर्म ने अपना आज अलग नहीं बनाया, न किसी राष्ट्र ने अपना आज अलग बनाया है। हिंदू भी कह रहा है मंगलवार है, मुस्लिम भी कह रहा है मंगलवार है, सिख भी कह रहा मंगलवार है, ईसाई भी कह रहा मंगलवार है, पारसी भी कह रहा मंगलवार है, भारत वाला भी कह रहा मंगलवार है, जापान वाला भी कह रहा मंगलवार है। हाँ, तो तो आप बहुत पते की कह रहे हैं। ये बात आप बहुत पते की कह रहे हैं। तो मंगलवार जो सब धर्म के लोग, सब राष्ट्र के लोग मान रहे हैं, तो मंगलवार की जानकारी किसने दिया? जैसे पिता की जानकारी माँ ने दिया, उस प्रकार हमें आज की जानकारी ज्योतिष ज्ञान ने दिया है। जो आज को मान रहा है कि आज मंगलवार है, ऐसा व्यक्ति डायरेक्ट इनडायरेक्ट ज्योतिष को मानता है क्या? नहीं तो लाए कहाँ से, मान कैसे रहे कि मंगलवार है? मतलब आपका ये कहना है कि अगर कोई ये कहता है कि मैं ये ज्योतिषी अंक और ये सब नहीं मानता, तो वो अपने आप को झुठला रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो मान ही रहा है। मान रहा कैसे कि मंगलवार है? ये हाँ, मान रहा है ना। हाँ, जो चला आ रहा है, जब वो मान रहे हो तो फिर इस चीज को तो मानना ही है। खोजे कि भैया किसने बताया कि आज मंगलवार, और क्यों मान रहा है। हाँ। धर्मों ने अपने महीने अलग बनाए। हाँ। जैसे 6 लोग ही जनवरी फरवरी मार्च आएंगे, हिंदू लोग ही चैत्र बैसाख आएंगे, मुस्लिम लोगों के मुहर्रम रमजान आएंगे, पर दिन सबका एक है। हाँ, दिन सबका एक है। तो हम आज में जुड़ गए ना कि आज मंगलवार है। हर धर्म का व्यक्ति, हर राष्ट्र का व्यक्ति मान्य करता है ना कि आज मंगलवार है। हाँ, यही ज्योतिष की बात है। मतलब ये कोई नहीं कह सकता कि मैं नास्तिक हूँ। कहीं ना कहीं आप 1% आस्तिक हैं। कहीं ना कहीं तो आप भले आप 90 नहीं, लेकिन 1% तो है। और क्योंकि कई लोग तर्क में मानते नहीं है कि इससे क्या होता है। मानो नहीं, लेकिन ये चीज तो मानते ही हैं। ये तो न्यू का पत्थर ही है ना। हाँ, इसे तो वो बदल नहीं सकते। मतलब ये हम श्योर कह सकते हैं कि दुनिया में 100% लोग ज्योतिषी। हाँ, जैसे जिन लोगों को बुद्धि है वो अपना नाम जानते हैं, बुद्धिमान प्राणी को अपना नाम मालूम है। हाँ। जिनको अपना नाम मालूम है उनको अपनी राशि मालूम है। हाँ। तो राशि मालूम है, इसका मतलब वो ज्योतिष को जानते हैं या मानते हैं या विश्वास करते हैं। हाँ। कुछ न कुछ तो है ना, ज्योतिष से संबंध तो आया हुआ है ना। हाँ। वो चीज है इसमें। अच्छा। मिथुन राशि में जो 6वां स्थान आता है ना, उसको कर्ज स्थान कहते हैं, रोग का स्थान कहते हैं। और उसकी राशि आती है वृश्चिक, 8वें नंबर की। तो जिनको कोई कर्ज है, जिनको कोई रोग है, जिनके कहीं दुश्मनी है, जिनके कोर्ट में मामले चल रहे हैं, वो चाहे तो इसका फल ले सकते हैं, लाभ में बदल सकते हैं। कैसे? वृश्चिक राशि की दिशा है उत्तर। अच्छा। उत्तर दिशा को रोज नमन करें, धीरे धीरे उनको उसमें राहत मिलेगी। अच्छा। वृश्चिक राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है। हाँ। तो अपने आसपास के लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था में अपना सहयोग दी। अगर वो खर्चा नहीं कर सकते तो कहीं प्याऊ में जाकर 2 घंटे वहाँ लोगों को पानी पिलाए, वो भी आने पानी की सेवा हो गई है। अरे घर आए हुए को अगर आपने 1 गिलास पानी पिलाया तो वो भी एक सेवा। हाँ। उसका भी फल है। यानी मेहमान को अगर आपने पिला रहे हैं तो वो भी मतलब कहीं ना कहीं आप अपने पुरुषार्थ करके अपने भाग्य का रास्ता बना रहे हैं। देखो, इसी चर्चा में हम आपको बताते हैं कि दिवाली के दिन दीप का पूजन होता है। हाँ। उसके पीछे कारण क्या मालूम है? पृथ्वी घूम रही है।
हाँ। और वो 3 क्रिया करती है। सूर्य स्टेबल है, पहली परिक्रमा वो अपनी दूरी पे 24 घंटे में घूमती है, हाँ। दूसरी 1 साल में पूरी परिक्रमा सूर्य की कर लेती है, तीसरी वो 45 डिग्री लेफ्ट और 45 डिग्री राइट झुकती रहती है। अच्छा। दिवाली के जब आसपास का जो समय आता है उस समय वो लेफ्ट में झुकती है, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी बढ़ गई। अच्छा। दूरी बढ़ने से सूर्य की गर्मी पृथ्वी पे कम होने लगी, गर्मी कम होने से वहां पे ठंड आने लग गई। अच्छा, दिवाली इसीलिए ठंड में आती है। हाँ। अच्छा। और ठंड से हमारी रक्षा कौन कर सकता है? अग्नि। अग्नि। इसलिए हम अग्नि के रूप में दीप का पूजन करते हैं कि अब से ठंड आ रही है और ये ठंड से हमारी कोई रक्षा कर सकता है, तो उसका नाम है अग्नि। इसलिए दीप के रूप में उसकी पूजा करते हैं, नाम हो गया है उसका दीपावली। अच्छा, तो फिर ये जो पूजन करते हैं लोग हाँ। और ये कहते हैं भगवान राम आए थे इस हाँ, दिन। वो आप हजारों लाखों कहानियां कैसे भी जड़ लो, भगवान राम की भी पत्रिका है ना, तो ज्योतिष से उनके जन्म के पहले से है। अच्छा। राजा हरिश्चंद्र की पत्रिका हाँ। है, तो सतयुग को पहले से ज्योतिष है ना। नहीं, मैंने तो जैसे ये सुना था कि लंका जीत के राम आए तो दिवाली मनाई गई, तो उस दिन से दिवाली चालू हो गई। जैसे जैन कहते हैं कि भाई भगवान महावीर को उस दिन मोक्ष हुआ तो उन्होंने दीपावली मनाई। हर तरह से कोई भी बहाना ढूंढे, पर हम अगर साइंस की तरफ जाएंगे अच्छा। तो पृथ्वी बाएं तरफ झुकना चालू होती है और सूर्य से पृथ्वी की दूरी बढ़ने लगती है, बढ़ने से पृथ्वी पे ठंड आती है, और ठंड से अगर हमारी कोई रक्षा करता है तो उसका नाम है अग्नि। इसलिए अग्नि के छोटे रूप में हम उनको नमन करते हैं, नाम हो जाता है दीपावली। बहुत बढ़िया। ठीक इसी प्रकार जब हम आगे जाएंगे तो 4-5 महीने बाद पृथ्वी सीधी तरफ झुक रही है, सूर्य के करीब आ रही है। सूर्य के करीब आने से पृथ्वी पे गर्मी बढ़ने लगती है। तो मतलब कर्ज और जो रोग है ना, वो समझ लो, पृथ्वी पे गर्मी आने लगी। हाँ। तो जो ठंड से हमारी रक्षा अग्नि ने की, हम उसकी विदाई बड़े रूप में करते हैं, नाम होता है होली। अच्छा। होली को बड़े रूप में अग्नि है ना, जैसे हमारे यहाँ कन्या आती है छोटे रूप में, हाँ। और हम उसकी विदाई बड़े रूप में करते हैं ना, मैरिज करके। हाँ। तो जिस अग्नि ने हमारी ठंड काले में रक्षा की, उसकी हम विदाई होली के रूप में बड़े रूप में करते हैं। और दूसरे दिन जो रंग का खेल है वो इसलिए कि लोगों को ये जानकारी दे रहे कि ये जो गर्मी आ रही है, इससे अगर हमारी कोई रक्षा करेगा तो उसका नाम है पानी। इसलिए जाने अनजाने लोगों को पानी पिलाओ, उसका बहाना हो गया रंग डाल रहे, कि अनजान पे जो रंग डालना है ना, पानी पिलाने का डायरेक्शन है वो। अच्छा। कि आज से पृथ्वी पे गर्मी आ रही है, अच्छा। हर तरफ टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा, तो गर्मी से हमारी रक्षा कौन कर रहा है? पानी। इसलिए पानी पिलाने के लिए लोगों ने अब उसका रंग और ये वो मतलब कई तामझाम बना डाले हैं। हाँ, असली उद्देश्य क्या है कि हमने अग्नि को विदाई दिया है होली के रूप में, और पानी को ऑनर बढ़ाया है कि अनजान आदमी को भी आप पानी पिलाओ। यानी न उसका धर्म पूछो, न जात पूछो, न कुछ पूछो, प्यास से वो पानी पिलाओ। कोई प्राणी हो, पशु हो, पंछी हो, कोई भी हो, क्योंकि ये खेल सृष्टि का आग और पानी का है। अच्छा। तो ये त्योहारों के आड़ में हमने डिवीजन किए हुए हैं कि लोग उस आड़ में वो महत्व समझेंगे, पर ये गलत। अच्छा, मतलब इस तरह की महत्व देके और सरलता से लोगों के दिमाग में चले जाए तो उसको एक सामाजिक परिवेश दे दिया, एक कहानी जोड़ दी गई कि हिरण्यकश्यप का और फिर वो प्रहलाद गोदी में बैठा तो होलिका दहन, है ना। मतलब ये कहानियां जो हमने सुनी, हो सकता है वो हुई हो, लेकिन पहले लोगों को जो सिखाया जाता था, समझाया जाता था चित्रकारी से। अच्छा। चित्र को देखकर आप समझो, एक आकार बताया जाता, फिर लोगों को कहानियों के माध्यम से समझाया गया है। अच्छा। अच्छा। पर हकीकत जो है वो, मतलब ज्योतिषी के अंदर हकीकत ये है। हाँ, तर्क जो कह रहे हैं आप, तर्क के साथ जिस बात को कह रहे हैं कि ये सूर्य और पृथ्वी की दूरी कम हो गई, तो सूर्य की गर्मी पृथ्वी पे आ रही है,
और गर्मी से अगर हमारी कोई रक्षा कर रहा है तो उसका नाम है पानी। और इसलिए हम उसको विदाई देते हैं रंग बिरंगे विदाई लोगों ने कर होली लिया को, हाँ, होली को जो विदाई होली दे को, रहे थे, अग्नि को जो हम विदाई हाँ, दे कि रहे भैया हैं, आपने हमारी रक्षा की। तो फिर अच्छा, तो मतलब इसमें जो एक कर्ज और रोग आता है जो, हाँ, अगर वो पानी का कर्जा कम करना चालू करेंगे तो उसका उनके प्रभाव कोर्ट केस में उनको रिलैक्स मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, दुश्मनी में कमी आ जाएगी। अच्छा अच्छा और पानी का अगर कर्जा रहेगा तो फिर उनको जल तत्व के रोग होंगे, किडनी में इफेक्ट आएगा, जल से संबंधित कोई भी रोग हो सकते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब अगर आपके पर पानी का कर्ज है तो आप पे किडनी का प्रॉब्लम आ सकता है और एनीमिक भी हो सकता एक है। बात ये समझ लो, हर तत्व अपना कर्जा वसूल करना जानता है। अच्छा, जिस प्राणी पे अग्नि का कर्जा है उसको अग्नि के रोग होंगे, अल्सर होंगे, पेट में जलन होंगी, एसिडिटी वगैरह का जो हाँ, प्रॉब्लम है, और ये जिन पे वायु का कर्जा है उनको गैस की शिकायत होगी, अच्छा पेट में गड़बड़ गड़बड़ रहेंगी, किनको सांस लेने में तकलीफ रहेंगी, दम भरेगा, क्योंकि उन पे हवा का कर्जा है। मतलब बीमारियां भी आपकी ज्योतिषी में नहीं, इस ज्योतिष तत्व नहीं, में यानी जो जुड़ी हुई है। तत्व जो है हाँ, ना, राशियों के जो तत्व है वो अपना कर्जा वसूल करना जानते हैं। अच्छा और पृथ्वी जितना अधिक विश्वास करती है, संसार का कोई भी प्राणी उतना विश्वास नहीं करता। जो भी आदमी का जन्म पृथ्वी पे हुआ वो व्यवहार के लिए उनको धन दे देती है। जैसे कहीं भी आप देखो किसी का जन्म हुआ तो मिलने वाले आएंगे, उसके हाथ में कुछ पैसे देंगे, हाँ, वो पैसे उसके बाद जीवन भर कम ज्यादा रूप में आएंगे जाएंगे। जब विदाई होगी तो पृथ्वी का धन ही नहीं रहेगा, यहाँ से ले जा सकता नहीं। आने के साथ पृथ्वी उसको धन दे रही है व्यवहार के लिए, और पैसा लग रहा है सिर्फ मनुष्य योनि के प्राणी को, जानवर को पैसा नहीं लग रहा, चिड़िया को नहीं लग रहा, गाय बैल कुत्ता बिल्ली को आप देखोगे तो धन नहीं लग रहा, मनुष्य योनि के प्राणी को व्यवहार के लिए धन लग रहा है। और धन पृथ्वी आने के साथ देती है, इस विश्वास के साथ कि जब तक ये पृथ्वी पे है ये यूज कर सकता है, इसकी विदाई वैसे ही होगी, मेरा माल यहीं रहेगा, ये गारंटी पृथ्वी को है। अच्छा, जहाँ भरी हुई मुट्ठी खाली हाथ पसारे जाइए, यहाँ का यहीं छोड़ना है। हाँ, यहाँ दिया है। बिल्कुल सही बात है, ये वो राज कपूर की दो खाली हाथ गाने की जो दो लाइन है, क्या लेकर आए क्या लेकर जाएंगे, सही बात और है। मिथुन राशि के विवाह स्थान की राशि देखेंगे ना तो आती है धनु राशि, उनका नंबर आता है 9। धनु राशि का जो स्वामी है गुरु है, इनका जीवन साथी जो भी रहता है वो धार्मिक विचारों वाला रहता है, सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाला रहता है। इन्होंने घर में संपन्नता आने के लिए दोनों समय जो घर में भोजन बन रहा है उसका भोग अग्नि को लगाना चाहिए। मतलब उनके मिथुन राशि के पार्टनर को, हाँ, उनके पार्टनर का वो हाँ। खुद भी लगा सकते हैं ना। अच्छा अच्छा, और मिथुन राशि का जो जीवन साथी है वो राशि होगी धनु, उनका स्वामी हो गया गुरु, और गुरु का कंट्रोल है परिवार में बुजुर्गों का, और बुजुर्ग भी होते हैं दो, पहले अपने परिवार के बुजुर्ग और दूसरा जीवन साथी के परिवार का बुजुर्ग। तो मिथुन जातक ने अपने सामाजिक प्रतिष्ठा अगर बढ़ाना चाहता है, अपने व्यापार में समाज सेवा में नाम कमाना चाहता है, तो उसने अपने मानव जन्म में ग्रस्त जीवन में अपने और जीवन साथी के परिवार के बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, उनके संस्कारों का अपमान नहीं करना चाहिए। गुरु का कंट्रोल है परिवार के बुजुर्गों पर और उनके संस्कारों पर। अगर वो उनके किसी के संस्कार का अपमान करता है, सीनियर का अपमान करता है, तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा कम, मतलब कहीं ना कहीं वो ये करके अपने लिए भी गड्ढा खोद लेता है। हाँ, अपमान करेगा तो उसका फल कोई उसको अपमानित करेगा ही। हाँ, डाउन अपना उसका आना भी चालू हो जाएगा। और मिथुन राशि के 8वें स्थान जिसको मृत्यु स्थान कहते हैं, इसी को ससुराल स्थान भी कहते हैं। ऐसा क्यों? मतलब पहले ससुराल जब तो ससुराल बोलने के साथ प्राण निकलते थे और इसी को विदेश यात्रा का स्थान भी कहते हैं। पहले लोग जहाजों से जाते थे तो डर लगा रहता था, हाँ,
तो हाँ, वो- पहले लोग पद यात्रा करते थे तो और अब ऐसा कहते थे कि तुम्हारे विदेश योग हैं। हर आदमी तो विदेश नहीं जा पाता है, तो शायद या इंडिया में भी कहीं यहीं के यहीं घूम रहा है तो योग है। तो वो राशि आती है मकर, अच्छा और इसको जीवन साथी का धन स्थान भी कहते हैं। अच्छा अच्छा। जो चाहता है कि उसके जीवन साथी के पास धन बढ़े, उनका जीवन साथी कमाने लगे, उसकी आवक हो, तो ऐसे व्यक्ति ने अपने अंडरगारमेंट स्वयं साफ करना चाहिए। कारण 8वें स्थान की राशि आ रही है मकर, और उसका तत्व है पृथ्वी, और वो साफ सफाई पे कंट्रोल बता रहा है। जिनका लाइफ पार्टनर आज कमाई नहीं कर रहा है या मन लायक कमाई नहीं है, तो उन्होंने उसको कुछ नहीं कहना है। वो अगर खुद के अंडरगारमेंट साफ करना चालू करेंगे तो उसको रिजल्ट दिखेगा कि उसके जीवन साथी की कमाई बढ़ रही है। अच्छा अच्छा। कहाँ इधर करे, रिजल्ट उधर को देखेगा ना कि मिल रही है। जैसे किसी जड़ में आप पानी डालोगे हाँ। तो फल में चमकेगा ना पानी, हाँ। पत्तों में चमक आएगी ना, चमक आ जाती। वही चीज यहाँ पर है। अच्छा और मिथुन राशि का जो भाग्य स्थान की राशि है वो है कुंभ। कुंभ राशि की दिशा है पश्चिम, और उसका तत्व है वायु। तो मिथुन राशि वाला अगर अपने भाग्य का साथ चाहता है तो उसने अपने जीवन में किसी की भी बुराई नहीं करना चाहिए। वायु तत्व है ना, तुम अगर किसी की बुराई करोगी तो दूसरे तरफ तुम्हारी बुराई हो रही है, भाग्य में रुकावट आएगी और भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। अच्छा। कोई क्या कर रहा है, उसमें क्या अच्छाई है, वो देखने का प्रयास करो। हम अपने आप को सुपर समझेंगे और दूसरे की नेगेटिव्स की चर्चा करेंगे तो हम कौन सा बीज बो रहे हैं? हाँ, हम अपने लिए तो कहीं ना कहीं निंदा का बीज बो ही रहे हैं। तो वही हमको जीवन में फल मिलेगा। तो भाग्य का साथ अगर चाहता है तो उन्होंने क्या करना चाहिए? किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। वो बुराई में जो छुपी हुई अच्छाई है उसको खोजिए। बुराई तो कोई भी आदमी देख लेगा। हाँ, अच्छाई पे नजर डालना बहुत बड़ी बात है। हाँ। किसी की अच्छाइयों को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। एक बार की बात है, शास्त्री जी यहाँ गए थे ताजमहल देखने, अपने यहाँ के प्रधानमंत्री, सब लोगों ने ताजमहल की तारीफ की। जब शास्त्री जी से पूछा गया तो उन्होंने समझाया कि तारीफ करो उस नींव के पत्थर की जिसने अपने आप को बर्बाद करके उनको आबाद किया है। तो जो जानकार और समझदार व्यक्ति रहता है, बुरे से बुरे प्राणी में भी छुपी हुई अच्छाई का पता लगाता है। यानी एक भी प्राणी वस्तु ऐसी ईश्वर ने नहीं बनाया जिसमें अच्छाई नहीं है। हर चीज का कहीं ना कहीं जो जन्म हुआ है किसी भी रूप में है, उसका कहीं ना कहीं उपयोग है नहीं, उसका। अगर अच्छाई नहीं रहती तो उसको मनुष्य जन्म मिलता ही नहीं ना। मनुष्य जन्म ईश्वर ने अगर उसको देकर भेजा है तो उसके पीछे भी उसका कोई ना कोई उद्देश्य है, कुछ ना कुछ अच्छाई है। अच्छाई है। तो आप उसकी अच्छाई को समझो या पता लगाओ, तब आपको समझेगा कि भाग्य क्या होता है। हाँ, वरना पैदा तो सभी हुए हैं। तो पैदा तो हुए हैं ना, पर उनमें कुछ न कुछ अच्छाई है। हाँ। जब ही वो मनुष्य जन्म में आए, मनुष्य जन्म में और मनुष्य जन्म में वो आए हैं, ऊपर वाले ने भेजा है। तो आप अगर उसकी अच्छाई को खोज लोगे तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा, और भाग्य से आप कहीं से कहीं जा सकते हो। बुराई खोजने में अपना टाइम खराब मत करो, उसमें जो छुपी हुई अच्छाई है वो आप पता लगाओ। मतलब जैसे कहते हैं हर चीज के दो पहलू हैं। हाँ। तो बुराई है तो अच्छाई भी है। हाँ। अच्छाइयों पे गौर करें हाँ। तो ज्यादा अच्छा हमारे लिए तब है। समझ में आएगा ना। और कर्म, कर्म स्थान की राशि आती है मीन। मीन राशि की निशानी है मछली का जोड़ा। वो तत्व है वापस फिर जल। फिर जल आ जिनको अपने कर्मों में सफलता चाहिए, उन्होंने अपने आसपास के क्षेत्र में पानी के पीने की व्यवस्था बढ़ाना चाहिए। जिनके यहाँ पानी नहीं है, आजकल क्या पानी बेचने लग रहे हैं। हाँ।
ऊपर वाले ने दिया है और हम बेच रहे बॉटल में डाल डाल के। उसको फिल्टर वाटर, हाँ, मिनरल वाटर कहते हैं। यानी कब्जा कर रखे। कब्जा कर लिया, बिजनेस हो गया है। यानी हमने समाज को फ्री में वाटर कैसे देना, वाटर का महत्व समझाओ, पानी का महत्व समझाओ और उसको फ्री में देने की व्यवस्था करो, तो आपके कर्मों में सुधार आएगा, आपके सामाजिक कर्म बढ़ेंगे। कर्म स्थान यानी ऊंचाई पे, यानी दोपहर का समय होता, सूर्य एकदम हाईएस्ट पे रहता है, जब अपनी परछाई भी नहीं दिखती। अगर आपको अपने कर्मों में एकदम ऊंचाई लेवल पे जाना है, तो मिथुन के जातक जो है उन्होंने क्या करना चाहिए, अपने क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहिए, किसी भी रूप में करें। अच्छा, तो वो जो मीन मछली के बारे में है, हाँ, जो आपने बताया कि हाँ, इसकी मीन राशि है, हाँ, तो फिर मछलियों के लिए उनको मछलियों को जल, चारा दे सकते हैं। हाँ, जल की व्यवस्था रहे ताकि उनका जीवन बचा रहे। हाँ, जैसे हम वायु तत्व वाले हैं ना, हाँ। मछली की जो है वो जल की प्राणी है। हाँ। तो अपने गांव में कुआं खुदा है, तालाब की व्यवस्था हाँ। करे, नहर की व्यवस्था करे। हर चीज गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रहे। नहीं, ये छोटी मोटी बातें तो अपन कर ही सकते हैं। हर आदमी ने अगर सहयोग किया, हाँ। तो खुद का गवर्नमेंट का निर्माण हो जाता है। हाँ। तो वो हर चीज के लिए गवर्नमेंट के लिए क्यों दूसरे को दोष ना नहीं देते हुए कुछ करे। अगर हम करें तो शायद हम 1 से 2, 2 से 4, तो अपने आप एक गवर्नमेंट बन जाए और एक अच्छा समाज निर्माण हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप। और जिनका लाभ स्थान पे अगर हम जाएंगे, मिथुन राशि का लाभ है मेष राशि में, और मेष राशि की निशानी है भेड़, उसी परिवार से बकरी। अगर मिथुन राशि वालों को अपना लाभ बढ़ाना है, तो उसने अपने जीवन में भेड़ बकरी को चारा देना चाहिए, रोटी देना चाहिए, पूरब दिशा को नमस्कार करना चाहिए, अग्नि का अपमान नहीं करना चाहिए। फिर मेष राशि का स्वामी है मंगल, मंगल का कंट्रोल है भाई पर। अच्छा। मंगल का जो नियंत्रण है परिवार में भाई पर, और भाई कितने? 2, एक खुद का भाई, दूसरा जीवन साथी का भाई। अगर मिथुन राशि के जातक अपना लाभ बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने भाई तथा जीवन साथी के भाई का अपमान नहीं करना चाहिए। मौका मिला तो उनकी मदद करो, सहयोग करो। वो नहीं कर सकते तो कम से कम उनको अपमानित तो ना करो। हाँ, कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो आप एक अच्छा व्यवहार करिए, हाँ। जिसको हम आज के माहौल में कह सकते हैं हेलो हाय तो करिए। तो आप देखो ना, आपको तुरंत लाभ बढ़ना चालू हाँ, होता क्या नहीं। बात अगर हम नहीं कर रहे ससुराल में, और अगर साले को फोन लगा दिया जाए तो साला खुश कि भैया जीजा जी ने आज याद किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो रिलेशन में भी एक सुधार और आ जाता तो है। अपने जो न संस्कार है ना भारत के, वो धीरे धीरे डेवलप होते ना, तो परिवार एक सुखी परिवार की ओर बढ़ेगा। वो अगर कोशिश करे तो उसमें भी एक अच्छा लाभ। सही बोल रहे हैं आप। और अब सारी बातें तो कर दी आपने, अब ये बताइए कि इसमें खर्चा क्या? खर्चा स्थान की राशि आ रही है वृषभ। अच्छा। और वृषभ राशि की निशानी बैल, और उसी परिवार से है गाय। तो बैल के सहयोग से अनाज आ रहा है। हाँ, तो जो लोग अनाज खाकर अपना जीवन चला रहे हैं, उन्होंने बैल का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर उनके पास सुविधा है तो 1-2 बैल पालो, या जो पालने वाले किसान भाई है उनको मदद तो करो। और जिन्होंने चाय पिया है या दूध का उपयोग कर रहे हैं, तो दूध आ कहां से रहा? आइसक्रीम आप खा रहे हो, बेस क्या है? दूध। और दूध आया कहां से? गाय है, भैंस है। तो अगर आप इनकी रक्षा करोगी तो हम एक तरह से अपने दूध का कर्जा जो इनके द्वारा हम पे कर्जा हो रहा है वो हम उतार पाएंगे। नहीं तो इनका कर्जा उठाने फिर हमको अनजान योनि में जन्म लेना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शायद हमें भोगना भी पड़े। हाँ, पड़ेगा ही, है ना। तो जो मिथुन जातक चाहता है कि उसका जीवन सुखी हो, यानी आराम से वो जीवन का व्यतीत करे, तो उसने गाय का अपमान तो कभी ना करे। और वो गाय के दूध से उसने चाय पिया, दही खाया है, आइसक्रीम खाया है, तो भैया उसके दूध का कर्जा कब घटाओगी?
अच्छा, मतलब जैसे आजकल ये जगह जगह गौशाला खोली गई है, हाँ। तो आप वहाँ जाके ग्रास दान भी कर सकते हैं। हाँ, अपने गुड़, क्षेत्र हाँ, में खोलो, खोलो। मदद करो, गाय की इज्जत तो करो। या कसाई खाने से जाने से भी बचा ले, तो ये बचाओ भी एक ना। बहुत बड़ी हाँ, सेवा है। हाँ। नहीं तो दूध कहाँ मिलेगा, आपके बच्चों को नहीं मिलेगा ना, फिर होगा क्या? हाँ, वो तो वर्तमान में स्थिति दिख ही रही है। हाँ, और फिर गाय रहेंगी तो उनके लिए चारा आएगा, तो भगवान चारा भी देगा ना। हाँ, नहीं तो जैसे कहते थे कि भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ दूध की नदियां बहती है, तो वो अब दिख सपनों ही की नहीं बात रही होगी, अब है। सपनों की बात होगी। जो सोने की चिड़िया कहलाता था वो कहाँ है पता हाँ, अब नहीं। जो भारत को कर्जे से मुक्त करना चाहता है, हाँ, उसके लिए क्या करना? जब भारत आजाद हुआ था, मालूम है, 1 पैसे का कर्जा नहीं था, हाँ, और आज भारत पे अरबों खरबों रुपए का कर्जा है। यानी भारत में जितने नागरिक हैं उन पे कई हजार रुपए का कर्जा है। कर्जा पैदाइशी ही लग गया है वो तो। हाँ, हाँ। जैसे कोई विधुर को 2 बच्चे हैं और उसको कोई कन्या, कुंवारी कन्या का ब्याह उसके साथ अगर कर दो, तो कन्यादान के साथ वो 2 बच्चों की माँ बन गई। हाँ, काय के साथ? 2 बच्चों की माँ, काय के साथ? कन्यादान कन्यादान के साथ ही बन गई है। 2 बच्चों की अम्मा बन गई ना। उसी प्रकार भारत में जो पैदा हुआ, जन्म के साथ वो कर्जदार बन गया। तो जो चाहता है कि उसको कर्जे से मुक्ति मिले, उसका देश कर्जे से मुक्त हो, राहत मिले, उन्होंने क्या करना चाहिए? सिंपल उपाय है। मिथुन राशि ने अपना वोट अपनी ही राशि मिथुन वाले को देना चाहिए। हाँ, वाह। और जहाँ मिथुन राशि वाला खड़ा नहीं है, वो खुद उम्मीदवार बन जाए, और किसी को ना कहे कि मेरे को वोट दे। नहीं, वोट मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रिंसिपल की अपना वोट अपनी राशि वाले को दे। और अगर वो राशि वाला नहीं खड़ा हो, खुद उम्मीदवार बन जाओ। और अगर ना बन पाया तो नहीं, उतनी हिम्मत करना पड़ेगा। आपको अगर कर्जे से मुक्त होना है तो कदम तो बढ़ाना इस पड़ेगा। कुएं में जो लज्जंग है वो आप कूदना ही पड़ेगा। नहीं, यानी आप 1 पैसा खर्चा मत करो और एक को भी मत बोलो क्या वोट दो। एक सिद्धांत अपनाओ कि हर प्राणी अपना वोट अपनी राशि वालों को देंगे, तो सही आदमी चुन के आएंगे और 2 से 3 साल में भारत कर्ज मुक्त होने चले जाएगा। यहाँ ना पार्टियों की गरज है, ना किसी की गरज है। अच्छे विचारधारा के लोगों की जरूरत है, जो घर घर में है वो लोग आए। हर घर में है तो वो निकल आएंगे। ये जो रोज के नेताओं के गठबंधन हो रहे वो हैं, कुछ ये रोज हो रहा है, तो ये तो इससे हम देख बच रहे हैं। जाएंगे। इनसे बच जाएंगे, और किसी को नहीं कहना है हाँ, कि हमको वोट दो। न चुनाव में खर्चा होगा, न कुछ होगा। बिना पैसे का चुनाव होगा कि अपनी राशि वाले को अपना वोट दे दो, और न किसी को वोट मांगने जाने की गरज है, ना तो किसी का कर्जा, न। ना किसी। जब सही आदमी चुन के आएंगे तो आप ये देखो कि पूरे तरह से भ्रष्टाचार से मुक्त देश होगा। और सबसे पहला काम क्या होगा? भारत को कर्ज मुक्त होना। जिस दिन भारत कर्ज मुक्त हो जाएगा, उसी दिन से यहाँ पे टैक्स खत्म हो जाएंगे। कोई टैक्स की गरज ही नहीं है ना। और स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षण सेवाएं फ्री होगी। तब गीता में लिखा वचन पूरा होगा कि भारत में जन्म मिलना दुर्लभ है। अच्छा, क्योंकि भारत वैसा बनेगा जहाँ कर्ज नहीं है, जहाँ ब्याज नहीं है, जहाँ टैक्स नहीं है, जहाँ व्यभिचार नहीं है, जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। आपके विचार मैंने सुने, मुझे बहुत अच्छे लगे, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये सब लोग सुने हैं, जिन्होंने भी सुना है उस पर अमल करें, और अपने आसपास के लोगों को बताएं बताएं कि भैया ये विचार जो है, ये सुनो तो। मीना जी से जो बात तेल वाले साहब की हुई है, उनका क्या उस पे कहना है? कुछ तो अमल करें तो शायद हम अमल करें, या अपना सजेशन हमको भेजे हाँ, कि भैया आप यहाँ गलत जा रहे हो, सही मार्ग ये है। ये हम उनका वैसे भी स्वागत करेंगे। हमको ये अहंकार नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं वही राइट है। नहीं, नहीं, एक बात और मैं कहना चाहती थी कि आप जो ये ज्योतिषी के बारे में इतना बता रहे हैं, देखिए ये हर के पास नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर कोई सीखना चाहता है या करना चाहता है तो वो आपके हाँ, राशि नाम में अप्लाई कर सकता, आ सकता है। किसको अपने क्षेत्र में राशि नाम खोलना है तो खोल सकते हैं। अच्छा, हाँ, दुनिया के हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर शहर में राशि नाम के ब्रांचेस खुलने जा रही है ना। जिसको इंटरेस्ट, निस्वार्थ भावना से वो अपने क्षेत्र में राशि नाम खोलने के लिए
राशि धाम में अप्लाई करे और उसकी एक कॉपी अपने क्षेत्र के कलेक्टर, कमिश्नर, तहसीलदार या ग्राम पंचायत कारपोरेशन को दे दे। वो उनकी ड्यूटी है, वो उस एप्लीकेशन को आगे फॉलो अप करेंगे। मतलब इस मामले में तो नागपुर बहुत खुशकिस्मत है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले एक राशि धाम नहीं, की राशि धाम स्थापना यहाँ हुई। क्यों आए हैं मालूम है कि ब्रह्मांड का केंद्र घूमती हुई पृथ्वी, अच्छा। और पृथ्वी का केंद्र है भारत, हाँ। और भारत का केंद्र है जीरोमाइल, और राशिराम जीरोमाइल के पास। वाह वाह, क्या बात इसलिए है। राशिराम जो है एस्ट्रोलॉजिकल पृथ्वी की राजधानी है, कैपिटल ऑफ द अर्थ। अच्छा। यानी आप कैपिटल ऑफ द कंट्री जानते होंगे, पर हाँ। कैपिटल ऑफ अर्थ नहीं है, नहीं। उसका नाम ही राशिधाम है। बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आपने एक राशि धाम की स्थापना की है, जिसको हम कैपिटल ऑफ अर्थ कहते हैं। और इसके विचारों से हम एक जो बातें आपने बताई, तो हम अपने पारिवारिक सामाजिक जीवन और खासकर हम अपने भारत को भी एक भ्रष्टाचार मुक्त राज्य की बिल्कुल हो बना जाएगा, सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं है इसको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।